हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्लास 8 साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो स्टार्ट किया है और इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बारी आती है इन टॉपिक्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, यानी कि ये होने वाला है एक DPQ सेशन। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा DPQ सेशन। और इस DPQ सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ डैश। बेसिकली यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे उनको देख सकते हैं। तो इस चैप्टर को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्ड का मतलब क्या होता है ना। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारे आसपास कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम नेकेड आई से देख पाते हैं, है ना। आपको चिड़िया उड़ती हुई दिखाई देंगे, आपको एनिमल्स अलग अलग टाइप के दिखाई देते हैं, आपको लिजर्ड दिखाई देती है, स्नेक्स दिखाई देते हैं, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, है ना। इनफैक्ट आपको एक छोटी सी चींटी भी दिखाई देती है, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई वगैरह हो गया, है ना, हनी बीज हो गई, मस्कीटो हो गया, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। लेकिन इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल होता है। सवाल ये है कि आखिर इनको हम देख क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि इनकी साइज़ ही इतनी छोटी होती है कि हमारी आंखें उन्हें देख ही नहीं पाती हैं। तो सवाल ये फिर आता है कि अगर इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं तो फिर इनको हम देखेंगे कैसे। तो बहुत ही इसका आसान सा जवाब है कि हम इन ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। कैसे देखते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। और क्योंकि ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं इसलिए इनके साइज़ के ऊपर ही इनका नाम रख दिया है क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट सभी को रिवाइज हो गया होगा। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको समझाया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और कैसे उन्हें हम देख पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है उनको देखने के लिए। तो वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कौन है? माइक्रोस्कोप है। इतना क्लियर है आप सभी को? चलो, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक वाला था, हमने जो है ब्लैंक फिल कर दिया है अपने सही आंसर के साथ। एक चीज़ और है, जो भी DPQ सेशंस हम करते हैं, एक एक क्वेश्चन जो मैं पे आपको सॉल्व करवाती हूँ, ये क्वेश्चन आपको भी अपने लेवल पर सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैम ही जो है ना क्वेश्चंस के आंसर्स दे रही हैं और मैम ही जो है ना पूरा चैप्टर रिवाइज कर रही हैं, आपको भी मेरे साथ इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। कमेंट सेक्शन में जो है आप हर एक क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। चलो, अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। यहाँ पे हमसे सवाल में पूछा गया है कि आसान से, सिंपल से प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अलगी, बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि अलगी और बैक्टीरिया दोनों को ही हम सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, या ऑप्शन डी प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ को हम सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी कमी नहीं होती है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, क्योंकि क्या है ना, अगर एक या कोई 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो उनको स्टडी करना बहुत आसान होगा, लेकिन हमारे पास तो इतनी ज़्यादा वैरायटी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठा करके स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 5 मेजर कैटेगरीज में या 5 मेजर ग्रुप्स में जो है क्लासिफाई करके रख दिया। कौन कौन से होते हैं वो 5 मेजर ग्रुप्स? सभी के ग्रुप, हम बोल सकते हैं कि सभी ग्रुप्स हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस सेशन में जो है ना अच्छी तरीके से डिस्कस हम कर चुके हैं। हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, हमारे पास एल्गी होते हैं, हमारे पास प्रोटोजोअन्स होते हैं, है ना, हमारे पास अलग अलग टाइप के फंजाई होते हैं, हमारे पास वायरसेस होते हैं। तो बैक्टीरिया,
वायरस, फंजाई, अल्गी एंड प्रोटोजोआ, ये 5 मेजर ग्रुप्स हैं, क्लासेस हैं, जिनमें सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने हमारे साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे सिंपल प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो याद करो मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले तो हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी प्लैनेट अर्थ है, इसमें सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन आए थे? बैक्टीरिया आए थे। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं एनिमल्स के ओरिजिन की, कि एनिमल्स का ओरिजिन एग्जैक्टली हुआ कहाँ से अर्थ पे, तो आपको बोलना पड़ेगा कि मैम आपने हमको बताया था कि प्रोटोजोवन से, है ना, वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोटोजोआ क्लास में आते हैं उनको हम प्रोटोजोवंस कहते हैं। तो प्रोटोजोवंस सबसे पहले आप बोल सकते हो कि अर्थ पर आए थे, और इन प्रोटोजोवन से ही एनिमल्स का जो है ना ओरिजिन हुआ है। प्रोटोजोवन ही जो है आगे इवॉल्व होते 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 एनिमल्स तक पहुँचे हैं। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे प्लांट्स की, ठीक है, तो प्लांट्स में भी मैंने आपको समझाया था कि हमारे जो अलगी होते हैं, ठीक है, हमारे जो अलगी होते हैं, सबसे पहले अगर आप देखोगे अर्थ पे तो प्लांट के फॉर्म में अलगी ही आए थे। फिर इन अलगी में ही कई सारे इवोल्यूशन होते गए, चेंजेस होते गए, मॉडिफिकेशंस होते गए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता गया। हमारे अगर प्रोटोजोन्स की बात करें या अगर हम अलगी की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होता था, है ना। फिर इन सिंपल स्ट्रक्चर्स में ही धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई, मॉडिफिकेशन जो है ना होता गया, और धीरे धीरे इवॉल्व होकर के प्रोटोजोन से निकल करके आ गए एनिमल्स, और अलगी से निकल करके आ गए कौन? हमारे प्लांट्स। ठीक है, तो एनिमल्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? प्रोटोजोवन से हुआ है, और प्लांट्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? अलगी से हुआ है। इस चीज़ को आपको कभी भी भूलना नहीं है। ठीक है, तो सिंपल प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अलगी। ठीक है, अलगी को ही हम प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब ये मत समझिएगा कि प्लांट लाइक कह रहे हैं तो हमारी अलगी के पास भी जो है ना प्लांट्स की तरह स्टेम्स होंगे, लीव्स होंगी, रूट्स होंगी, ब्रांचेस होंगे, ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या समझाया अभी कि अलगी आप बोल सकते हो कि जो सेल स्ट्रक्चर था वो बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, इन सिंपल स्ट्रक्चर्स में ही धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस हुए, सेल स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स होता गया। ठीक है ना, अलग अलग बॉडी फॉर्म्स जो है ना, अलग अलग बॉडी पार्ट्स डेवलप होते गए, इवोल्यूशन होता गया, और तब जाकर के आप बोल सकते हो कि एक परफेक्ट प्लांट बना। हमेशा से प्लांट के पास ट्रू स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, रूट्स ये सब नहीं थे। सिंपल स्ट्रक्चर में बहुत ही आप बोल सकते हो कि इनफैक्ट अलगी की अगर हम बात करें तो कुछ अलगी तो केवल यूनिसेलुलर होता है ना, कि उनके पास केवल उनकी बॉडी में एक ही सेल होता है, एक ही सेल से उनकी बॉडी बन जाती है। हाँ, कुछ ऐसे भी अलगी होते हैं जिनमें कि उनकी बॉडी कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है, यानी कि उनकी बॉडी में कई सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कोई सोचेगा कि अलगी में जो है रूट्स आपको दिखाई देंगी, स्टेम आपको दिखाई देंगे या लीव्स दिखाई देंगी, है ना। लेकिन हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इनको हम प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं, तो हमारे प्लांट्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्यों ऑटोट्रॉपिक होते हैं? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। तो इस क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से वो सनलाइट को आप बोल सकते हो कि कैप्चर करते हैं और अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो अलगी के पास भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अलगी के पास भी क्लोरोफिल होता है। माना रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह नहीं है तो क्या हुआ? क्लोरोफिल तो है। इसका मतलब क्या? कि अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट क्लोरोफिल के अलावा इनके पास कई और सारे टाइप के पिगमेंट्स भी होते हैं जो कि अलगी को अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं। हम सबको पता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण प्लांट्स में ग्रीन कलर जो है दिखाई देता है। प्लांट्स का ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, चलो, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन क्लोरोफिल। अगेन वही वाला क्वेश्चन आ गया है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल होता है। भाई ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं। डी में बोला है कि इन सभी के पास, यानी कि वायरस, फंगस और एल्गी सभी के पास जो है क्लोरोफिल होता है। तो ऑप्शन ए, आपको क्या लगता है वायरस में क्लोरोफिल होता है? भाई मैंने आपको वायरस के बारे में क्या बताया था? वायरस के लिए मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही अजीब, बहुत ही वियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सबसे पहली बात तो ये, इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है।
तो आप बोलोगे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, न्यूक्लियस नहीं भी है तो शायद थोड़ा काम चला लेंगे। फिर इसके बाद में मैंने आपको बोला था कि भाई इनके पास तो साइटोप्लाज्म भी नहीं होता है। तो आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि भाई ना न्यूक्लियस है ना साइटोप्लाज्म है, तो आखिर ये सेल बने ही क्यों, ये सेल कहलाएंगे ही क्यों? एग्जैक्टली जो हमारे वायरस होते हैं, जितने भी हमारे पास वायरसेस हैं, उनके पास आप बोल सकते हो कि लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों को जो एक लाइन सेपरेट करती है, एक जो पार्टीशन होता है ना लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का, इसी लाइन पे बैठे होते हैं कौन? हमारे वायरसेस। इसका मतलब क्या? सबसे पहले तो वायरस कोई भी जो है ना लिविंग सेल की तरह कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते हैं, ना ये खाना खाते हैं, है ना, मतलब कि ना ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस करते हैं, और ना ही आप बोल सकते हो कि ये रेस्पायर करते हैं, ना ही ये एक्सक्रीट करते हैं, है ना, इनफैक्ट रिप्रोडक्शन भी नहीं करते हैं। कब? जब तक ये होस्ट सेल या होस्ट बॉडी के बाहर होते हैं। ये क्या करते हैं? जब तक इनको कोई होस्ट नहीं मिलता तो ये बस एयर में जो है ना यहाँ से वहाँ फ्लोट करते रहेंगे अपने होस्ट की तलाश में। जब जाकर के इनको होस्ट मिलता है तो ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ना एंटर करते हैं होस्ट सेल में, और होस्ट सेल के अंदर घुसने के बाद क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अपनी कंटिन्यू करते हैं। तो जब तक इनको कोई होस्ट नहीं मिलता है अटैचमेंट के लिए, अंदर जाने के लिए, तब तक ये बिल्कुल एक नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह जो है हवा में, एयर में, स्पेस में जो है फ्लोट करते ही रहते हैं। ना न्यूट्रिशन की प्रोसेस करेंगे, ना एक्सक्रीशन करेंगे, ना रेस्पिरेशन करेंगे, ना रिप्रोडक्शन करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमको लगेगा कि ये बिल्कुल कैसे हैं? एक नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह है। लेकिन जैसे ही होस्ट के अंदर गए, फिर देख लो, फिर तो जो है अपनी मल्टीपल कॉपीज ये बनाते जाएंगे और इन्फेक्शन जो है कॉज करते ही जाएंगे। और कभी कभी तो ये इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर होता है, इतना सीवियर होता है कि कुछ वायरस इन्फेक्शंस की जो है आज तक ट्रीटमेंट बना ही नहीं है। और उसका बेस्ट एग्जांपल है HIV एड्स। एड्स जो है ये HIV वायरस से जो है कॉज होता है, और एड्स की अनफॉर्चुनेटली आज तक कोई भी मेडिसिन नहीं आई है, ट्रीटमेंट नहीं आया है, और जिस भी पर्सन को एड्स होता है अनफॉर्चुनेटली उसकी जो डेथ है वो डेफिनेट ही होती है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर इसके पास न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वायरस के पास जो है अपना एक DNA होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल एक प्रोटीन और आप बोल सकते हो कि फैट की कवरिंग या शेल के अंदर एनक्लोज्ड होता है। ठीक है, चलो, तो वायरस के पास तो न्यूक्लियस ही नहीं, साइटोप्लाज्म ही नहीं है, तो कहाँ का क्लोरोफिल? तो वायरस के पास तो क्लोरोफिल होने से रहा। फिर अगर हम बात करें अपने फंगस की, है ना, तो फंगस में भी हम बोलते हैं कि मोस्टली हमारे जो फंगस होते हैं वो कैसे होते हैं? सेप्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि ये डेड ऑर्गेनिजम्स या डेड सब्सटेंसेस पे जो है ग्रो करते हैं और डेड सब्सटेंसेस से जो है अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली फंगस के पास कोई क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल होता तो शायद फंगस अपना खाना खुद बना लेता, अब जो कि नहीं है, इसलिए सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है शो करता है, या किसी एज अ पैरासाइट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है ग्रो कर जाता है। तो फंगस के पास डेफिनेटली क्लोरोफिल नहीं है। तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन सी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि हाँ, अलगी प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और डेफिनेटली उनके पास क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो, अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि कॉलरा इज कॉज्ड बाय। ऑल्दो हमें बहुत सारे डिसीज़ेस के ऊपर अपने अपकमिंग सेशंस में डिस्कशन करना है ना, मैं वहाँ पे आपको वायरल डिसीज़ेस के बारे में भी बताऊंगी कि कौन से डिसीज़ेस वायरस के थ्रू जो है ना कॉज होते हैं और कैसे उनका ट्रांसमिशन होता है ना, कौन से ऐसे डिसीज़ेस हैं जो कि बैक्टीरिया के कारण होते हैं, कैसे उनका ट्रांसमिशन होता है। तो अपकमिंग सेशंस में हमें कई सारे डिसीज़ेस के बारे में बात करनी है। लेकिन कॉलरा अगर आपको याद हो तो जब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया से कॉज होने वाला एक कॉमन जो डिसीज़ है वो कौन है? कॉलरा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बैक्टीरिया क्या कॉज करता है या कॉलरा किसके कारण होता है, तो आप बोल सकते हो कि भाई बैक्टीरिया के कारण होता है ना। और ये फैलता कैसे है, यानी कि कैसे किसी पर्सन को जो है कॉलरा हो सकता है, तो बड़ा आसान है। कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर किसी ने कंज्यूम करा हो, यानी कि एक ऐसा खाना या ऐसा पानी जिसमें कि ऑलरेडी ये बैक्टीरिया जो है ना खाने को कंटेमिनेट
कर चुका है या पानी को कंटेमिनेट कर चुका है। तो ऐसे कंटेमिनेटेड फूड या पानी को अगर कोई कंज्यूम करता है तो उसको जो है कॉलरा हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कॉलरा में एक टाइप की आप बोल सकते हो कि इंटेस्टाइन में जो है इन्फेक्शन ही होता है और वॉमिटिंग होती है, बुखार आता है, लूज मोशन वगैरह होते हैं। तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं किसके, कॉलरा के। ठीक है, चलो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। तो इसको आप याद रखोगे, कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू जो है किसी भी पर्सन में ये बैक्टीरिया एंटर कर सकता है। चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, पैरामीशियम is slipper shaped dash and possesses a dash for its transport। बेसिकली पैरामीशियम के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि ये स्लिपर शेप्ड का क्या है और ये अपने ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज़ करता है, यानी कि इसके पास अपने ट्रांसपोर्ट के लिए या अपने लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए इसके पास क्या होता है। तो याद करो, हमने सबसे पहले जो भी क्लासेस पढ़ी थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसमें सबसे पहले हमने बात करी थी बैक्टीरिया की, फिर इसके बाद में हमने बात करी थी किसकी, वायरस की, और अल्टीमेटली हम पहुंचे थे किसके ऊपर, प्रोटोजोअन्स के ऊपर, यानी कि प्रोटोजोआ क्लास के ऊपर। तो प्रोटोजोआ के लिए हमने क्या क्या पढ़ा था कि भाई एनिमल लाइक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और ये कैसे होते हैं, काफ़ी ये सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी कि आपको जितने भी प्रोटोजोअन्स मिलते हैं उन सभी प्रोटोजोअन्स की जो बॉडी है उसमें एक ही एक सेल आपको दिखाई देता है। माना कि एक ही एक सेल दिखाई देता है और ये प्रिमिटिव टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि बहुत पहले जो है एग्जिस्ट करते थे, लेकिन इनका जो सेल है वो आप बोल सकते हो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं होता है। बाकायदा उसमें आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, उसमें आपको साइटोप्लाज्म दिखाई देगा, उसमें आपको सेल ऑर्गेनल्स वगैरह भी दिखाई देंगे। इनफैक्ट प्रोटोजोअन्स के सेल में आपको जो है वैक्यूल्स भी दिखाई देंगे, जिन वैक्यूल्स के अंदर फूड स्टोर किया जा सकता है या जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो स्टोर किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के प्रोटोजोअन्स के जो सेल होते हैं, माना वो यूनिसेलुलर होते हैं प्रोटोजोअन्स, लेकिन उनके सेल जो हैं काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल नहीं होते हैं, बहुत बेसिक नहीं होते हैं, थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि एडवांस फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारे जो प्रोटोजोअन्स होते हैं ना, उनको बेसिकली मूव करना पड़ता है क्योंकि वो एनिमल लाइक होते हैं, है ना। तो एनिमल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं कि नहीं करते हैं, हम मूव करते हैं कि नहीं, लोकोमोशन हम में होता है कि नहीं होता। सिमिलरली हमारे जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनको भी मूव करना होता है, लोकोमोशन करना होता है। तो कुछ ना कुछ तरीका तो होना चाहिए, है ना। जैसे हम कैसे चल पाते हैं, अपने पैरों की हेल्प से चल पाते हैं। तो सवाल ये है कि प्रोटोजोअन्स, क्योंकि प्रोटोजोअन्स तो बहुत प्रिमिटिव टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके पास जो है ना हाथ पांव डेवलप नहीं हो सकते। तो सवाल ये है कि आखिर वो मूव करेंगे तो करेंगे कैसे। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, इनफैक्ट तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सीलिया, कि कुछ प्रोटोजोअन्स ऐसे होते हैं जिनकी पूरी बॉडी में बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं आप बोल सकते हो कि प्रेजेंट होते हैं। इन स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को या आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, सीलिया कहते हैं। तो ये सीलिया हम बोलते हैं कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। फिर इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोटोजोअन्स ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी में सीलिया के अलावा एक बड़ा सा जो है थ्रेड लाइक फिलामेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम फ्लैजेला बोलते हैं, ठीक है। तो उस फ्लैजेला से भी वो प्रोटोजोअन क्या करता है, लोकोमोशन परफॉर्म करता है, मूव करता है, और कभी कभी उस फ्लैजेला के थ्रू जो है अपने खाने को भी वो ट्रैप कर लेता है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं करते, उनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हेटेरोट्रॉफिक होंगे तो कहीं बाहर से ही उनको खाने को ऑब्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग जुगाड़ होती है कि कैसे हमारे प्रोटोजोअन्स जो है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड को डिराइव कर सकते हैं। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि एक तो सीलिया की प्रेजेंस, एक हो गया फ्लैजेला की प्रेजेंस, तीसरा मैंने आपको बताया था सूडोपोडिया, और उसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया था अमीबा का। याद करो, अमीबा क्या होता है, एक प्रोटोजोअन होता है, ठीक है, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब हुआ क्या, अमीबा जैसे कि सपोज ये क्या है, हमारा अमीबा है, ठीक है, इसमें हमने ये उसका न्यूक्लियस बना दिया है और ये उसका पूरा जो है हमने साइटोप्लाज्म बना दिया है, यहाँ पे कुछ वैक्यूल्स वगैरह हैं, कुछ सेल ऑर्गेनल्स वगैरह हैं। अब हुआ क्या कि इस अमीबा के सामने पड़ा हुआ है इसका फेवरेट फूड, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये बेचारा अमीबा कैसे इस खाने को, इस फूड को जो है कैप्चर कर सकता है। इसके पास ना तो सीलिया है, ना इसके पास फ्लैजिला है, तो होगा क्या, कैसे अमीबा जो है इस फूड पार्टिकल को जाकर के पकड़ के खा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, अमीबा
क्योंकि इसके पास साइटोप्लाज्म है, तो ये क्या करता है, अमीबा अपने साइटोप्लाज्म या अपना जो सेल है उसको कुछ इस तरीके से अरेंज करता है कि फॉल्स फीट बन जाते हैं, यानी कि नकली पैर बन जाते हैं। और इन्हीं फॉल्स फीट को हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ये अमीबा है, इसको ये खाना खाना है, तो ये क्या करेगा, अपने साइटोप्लाज्म को, अपने सेल स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे अरेंज करेगा कि इसके क्या बन जाएंगे, इस तरीके से नकली पैर बन जाएंगे। ये बन गए इसके नकली पैर, दिख रहे होंगे आपको ये। और ये टेम्परेरी होते हैं, ऐसा नहीं कि परमानेंट हमारा अमीबा ऐसे ही बन जाएगा, नहीं, ये टेम्परेरी होते हैं, कुछ टाइम के लिए अपने साइटोप्लाज्म को, अपनी सेल मेम्ब्रेन को कुछ ऐसे अरेंज कर लेता है कि सूडोपोडिया जो है बन जाते हैं। ये फॉल्स फीट दिखाई दे रहे होंगे, इसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। अब होगा क्या, खाना जो है बेसिकली खाना तो वहाँ का वहाँ रखा हुआ है, अब हमारा जो अमीबा है इसी फॉल्स फीट के थ्रू, इन्हीं सूडोपोडिया के थ्रू क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हुए ये जो सूडोपोडिया होंगे ये क्या करेंगे, धीरे धीरे इस खाने को, फूड पार्टिकल को घेरना शुरू करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो फूड पार्टिकल होगा अल्टीमेटली इस अमीबा के अंदर आ चुका होगा। सूडोपोडिया ने क्या किया, सबसे पहले तो अमीबा उनके थ्रू आगे बढ़ा, फिर सूडोपोडिया ने जाकर के उस फूड पार्टिकल को आप बोल सकते हो कि घेर लिया। घेरने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि फूड पार्टिकल अमीबा के अंदर आ गया। कैसे आ गया, तो एक वैक्यूल के अंदर आ गया। ये आपको एक वैक्यूल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस वैक्यूल के अंदर अब फूड पार्टिकल है। अब अमीबा क्या करेगा, एंजाइम्स रिलीज करेगा और वो एंजाइम्स जाकर के इस वैक्यूल के अंदर जो खाना पड़ा हुआ है उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। डाइजेशन होगा, फिर अब्जॉर्प्शन होगा खाने का। ठीक है, फिर इसके बाद में कुछ वेस्ट भी निकलेगा, तो इस वेस्ट को दोबारा से हम बोलते हैं कि अमीबा एक वैक्यूल के अंदर जमा कर लेगा। ठीक है, अब वेस्ट है तो बॉडी से बाहर तो निकालना ही पड़ेगा। कैसे निकलेगा ये वेस्ट बॉडी के बाहर, तो ये जो वैक्यूल है ना, ये हमारे अमीबा की जो मेम्ब्रेन है उससे जाकर के फ्यूज़ हो जाता है। ये जो वैक्यूल है ये हमारे अमीबा के मेम्ब्रेन या आप बोल सकते हो कि बॉडी वॉल से जाकर के फ्यूज़ हो जाता है। फिर क्या होगा, धीरे से ये बॉडी वॉल यहाँ से खुलेगी और ये जो पूरा वेस्ट है वो बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन की प्रोसेस हुई और यहाँ पे एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो गई। इसके पास ना पैर थे ना हाथ थे, फिर भी अमीबा ने क्या किया, सूडोपोडिया बना करके न्यूट्रिशन की प्रोसेस करी। ठीक है, तो बेसिकली ये तो हमने बात करी किसकी, अमीबा की। सवाल में हमसे पूछा क्या गया था कि भाई कौन सा ऐसा जो हमारा पेरामीशियम है, ठीक है, पेरामीशियम जो है वो स्लिपर शेप्ड क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमारा जो पेरामीशियम होता है वो एक प्रोटोजोआन है। क्या है वो है प्रोटोजोआन। और उसके पास लोकोमोशन या ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। मेरे साथ साथ आपको भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में लगातार सवालों के जवाब देते जाने हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हर एक क्वेश्चन के साथ जो है जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है उसको हम जल्दी जल्दी फटाफट से रिवाइज करते जा रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम चलो ये तो समझ में आएगा कि पेरामीशियम एक प्रोटोजोअन है, हमको याद था, है ना, आपने बताया था कि प्रोटोजोअन में कौन कौन से माइक्रोऑर्गेनिजम्स आते हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं, और आपने ये भी बताया था कि उनके पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए। लेकिन ये इस वर्ड का क्या मतलब हुआ भाई, स्लिपर शेप्ड का? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि पेरामीशियम का शेप क्या होता है। पेरामीशियम का शेप होता है स्लिपर लाइक, यानी कि चप्पल लाइक। ठीक है, अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमने पेरामीशियम का देखा था। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका शेप जो है वो स्लिपर लाइक है, चप्पल जैसा है। तो आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है, पेरामीशियम का शेप स्लिपर लाइक होता है, प्रोटोजोअन होता है और लोकोमोशन के लिए सीलिया होता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट डिसीज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआन एंड स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट इज। आपको 4 डिसीजेस दिए गए हैं, इनमें से आपको वो डिसीज बताना है जो कि कॉज कौन करता है, एक प्रोटोजोआन कॉज करता है, और वो फैलता कैसे है, एक इंसेक्ट से है। तो 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं आपके पास है, डेंगू, ऑप्शन बी है आपके पास मलेरिया, ऑप्शन सी आपके पास पोलियो, ऑप्शन डी है आपके पास मीजल्स। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा डिसीज़ है जो कि सबसे पहले तो एक प्रोटोजोआन के थ्रू फैलता है और इन प्रोटोजोआन कॉज करता है उस डिसीज़ को, और स्प्रेड कैसे होता है, इंसेक्ट से होता है। तो पता है होगा क्या, बच्चे कंफ्यूज होकर के
जैसे उनको ऑप्शन ए में दिखाई देगा डेंगू, तुरंत जो है ना डेंगू को जाकर के टिक कर देंगे कि मैम इस सवाल का जवाब होने वाला है डेंगू। क्यों? क्योंकि अधिकतर बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि भाई डेंगू है यानी कि वो तो जो एडीज मस्कीटो है उसके काटने से फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला ही गया है कि फैलेगा किससे? इंसेक्ट के थ्रू। तो तुरंत बच्चे क्या करेंगे? जा कर के डेंगू को टिक कर देंगे। बात सही है, डेंगू जो है एडीज मस्कीटो के काटने से ही फैलता है, लेकिन सवाल को पूरा पढ़ो। सवाल में बोला गया है कि कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआन। डेंगू जो बीमारी है, डेंगू फीवर जो है वो डेफिनेटली एडीज मस्कीटो इंसेक्ट के काटने से जो है फैलता है, लेकिन इसका कॉजेटिव एजेंट प्रोटोजोआ नहीं है, इसका कॉजेटिव एजेंट होता है वायरस। ठीक है, हमारा जो डेंगू है एक फ्लेवी वायरस होता है, फ्लेवी वायरस। ठीक है, डेंगू फ्लेवी वायरस के थ्रू या आप बोल सकते हो कि डेंगू को कॉज करने वाला वायरस कौन है? तो वो है फ्लेवी वायरस, और इसको फैलाता कौन है? एडीज मस्कीटो। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन सारे पढ़ने होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो है ना बच्चे यहीं फंस जाते हैं, उनके लिए यही सवाल जो है ना एक ट्रिकी सवाल बन जाता है कि वो सभी ऑप्शंस पढ़ते नहीं हैं, और जैसे ही उनको पहला ऑप्शन दिखाई दिया और थोड़ा सा भी उनको वो ऑप्शन रेलेवेंट लगा, तुरंत उसको जाकर के टिक कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे देखना होगा, सारे ऑप्शंस को एक बार जो है ना रीड करके आपको समझना होगा। तो डेफिनेटली डेंगू इंसेक्ट से फैलता है, एडिस मस्कीटो से, लेकिन प्रोटोजोआ नहीं, वो फ्लेवी वायरस से कॉज होता है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे मलेरिया की, तो डेफिनेटली मलेरिया को कॉज करने वाला कौन होता है? एक प्रोटोजोवन होता है, और उस प्रोटोजोवन का नाम क्या होता है भाई? उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, और उसको फैलाता कौन है? तो वो होगी फीमेल एनोफिलिस। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे ऑप्शन सी पोलियो की, तो पोलियो भी हम बोलते हैं कि कैसे कॉज होता है? पोलियो कॉज होता है पोलियो वायरस से। पोलियो वायरस से कॉज होता है, और फैलता कैसे है? हवा के थ्रू फैलता है या पानी के थ्रू फैलता है। अगर हम बात करें मीजल्स की, तो मीजल्स भी वायरल डिसीज़ है। ठीक है ना, मीजल्स भी वायरस के कारण होता है, और ये फैलता कैसे है? तो एयर के थ्रू फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, चारों के चारों मैंने आपको डिसीजेस के कॉजेटिव एजेंट बता दिए, किसके कारण होता है और फैलते कैसे हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। तो हमारा सबसे सही आप बोल सकते हो कि ऑप्शन कौन सा लग रहा है? ऑप्शन बी, मलेरिया, जो कि एक प्रोटोजोआन प्लाज्मोडियम के कारण कॉज होता है और फैलता है एक इंसेक्ट से, फीमेल एनोफिलीस से। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, मलेरिया। चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि विच ऑफ दीज डू नॉट हैव अ रेगुलर सेल स्ट्रक्चर। इनमें से किसके पास रेगुलर सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है? अगर हम बात करेंगे, चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरसेस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ एंड ऑप्शन डी अल्गी। तो अगर मैं बात करूँ बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी में केवल एक ही सेल होता है, और उनका जो सेल है वो काफ़ी सिंपल होता है। इनफैक्ट बैक्टीरिया का जो सेल है वो काफ़ी पुराने टाइप का होता है। याद करो, मैंने आपको सेल का काफ़ी अच्छा सा स्ट्रक्चर समझाया था कि सेल में सबसे पहले आउटर लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, फिर उसके अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन दो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है फ्लोट करता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को भी सराउंड करने वाली जो है दो लेयर होती हैं, दोनों लेयर्स मिला के हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। ये न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल जिसको हम कहते हैं डीएनए। डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें अलग अलग तरह के कुछ मेम्ब्रेन से बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। क्या होते हैं, कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये हम सीखेंगे अपने अपकमिंग चैप्टर में सेल में, जहाँ पे हमको बाकायदा पूरा और अच्छी तरीके से सेल का स्ट्रक्चर समझना होगा और उसका फंक्शन समझना होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझना काफ़ी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होते थे, बहुत पुराने टाइप के सेल्स होते थे, उनमें इतना एडवांस्ड टाइप का स्ट्रक्चर सेल का नहीं होता था। बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो धरती पे बैक्टीरिया ही आए थे। तो आपको क्या लगता है उनके पास इतना हाई क्लास सेल स्ट्रक्चर था? बिल्कुल भी नहीं। उनके पास बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल टाइप का सेल हुआ करता था। कैसे? सबसे पहली बात तो ये कि उनके पास जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में वो ज़्यादा नहीं होते थे। ठीक है, कुछ एक दो ही होते थे। प्लस हम ये भी बोलते हैं कि इनका जो न्यूक्लियस है ना,
इनके न्यूक्लियस का बोल सकते हो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता था। अब आप बोलोगे कि मैम वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ना होने का मतलब क्या है, कि इनके पास जो न्यूक्लियर एनवेलप है ना वही नहीं होता था। भाई अगर मैं आपको बोलूँ कि इस सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, तो आप बोलोगे कि मैम हमें तो दिखाई दे नहीं रहा है न्यूक्लियस, कहाँ है न्यूक्लियस। अब जैसे ही मैं न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली न्यूक्लियर एनवेलप को बना देती हूँ, तो आप बोलोगे कि मैम हाँ अब दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस। तो आपको न्यूक्लियस दिखाई कब दिया, जब मैंने न्यूक्लियस को डिफाइन करने वाली न्यूक्लियर एनवेलप को बनाया। अगर इस एनवेलप को ही मैं उड़ा दूँ तो आपको सेल में न्यूक्लियस दिखाई देगा ही नहीं। तो प्रोकैरियोटिक या बोल सकते हो कि बैक्टीरिया के पास जो सेल होता है उसकी खास बात क्या होती है कि उसमें न्यूक्लियर एनवेलप ही नहीं होता है। तो आप बोल सकते हो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, ये न्यूक्लियर एनवेलप होता ही नहीं है और जेनेटिक मटेरियल बस यूं ही साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। तो बहुत ही बेसिक टाइप का सेल स्ट्रक्चर होता था, लेकिन हाँ सेल तो होता था। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें वायरसेस की, तो वायरसेस के बारे में अभी अभी हमने सीखा कि उनके पास तो ना न्यूक्लियस ना साइटोप्लाज्म, ले दे करके डीएनए है और उसको कवर करने वाला प्रोटीन और फैट से बना एक कोट है। फिर अगर हम बात करेंगे प्रोटोजोअन की, तो प्रोटोजोअन के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है कि बाकायदा एक अच्छा सेल होता है, इनके पास न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, सब बढ़िया होता है। अलगी की बात करें तो भैया इनके पास भी जो है ना ये तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स भी हो सकते हैं इनकी बॉडी में, और सेल्स जो हैं प्रॉपर होते हैं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, इनफैक्ट इनके पास तो क्लोरोफिल भी होता है। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा मुझे ऑप्शन बी लग रहा है, वायरसेस, जिनके पास कोई रेगुलर सेल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। सेल स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं होता है, इसीलिए तो ये नॉन लिविंग चीज़ों की तरह भी बिहेव करते हैं। जब होस्ट के अंदर जाएंगे तो रिप्रोडक्शन आप बोल सकते हो कि परफॉर्म करेंगे, और जब तक होस्ट नहीं मिला तब तक तो ये नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह ही बिहेव करते हैं। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा इस सवाल का, ऑप्शन बी, वायरसेस। चलो अब हम आ जाते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि कोकाई आर डैश शेप्ड बैक्टीरिया। अब आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया को अब बैक्टीरिया के भी जो है ना कई सारे टाइप्स होते हैं। अब सवाल ये है कि इतने सारे टाइप्स को पढ़ना तो बहुत मुश्किल बात है, तो क्यों ना हम बैक्टीरिया को भी कुछ क्लासेस में जो है क्लासीफाई कर दें या डिवाइड कर दें। तो मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया किस शेप के होते हैं, उस शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को हम 4 मेजर ग्रुप्स में जो है डिवाइड करते हैं, है ना। एक होते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, एक होते हैं हमारे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, एक होते हैं स्फेरिकल शेप्ड कई बार आपको किताबों में राउंड शेप के साथ भी दिया जाएगा, यानी कि स्फेरिकल गोल या राउंड गोल शेप के बैक्टीरिया होते हैं, है ना। कुछ रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ स्पाइरल शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरल मतलब कि जैसे स्प्रिंग होती है ना, ऐसे घुमा हुआ वैसा, तो कुछ स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया भी होते हैं। और बाकी जो बचे हैं उनके लिए हम बोलते हैं कि कुछ कॉमा शेप्ड के भी होते हैं। कॉमा मतलब क्या, हम कॉमा बनाते हैं ना लिखते टाइम, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको हम उनके शेप्स के बेसिस पे इन 4 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, स्फेरिकल या राउंड शेप्ड बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया एंड कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, अब इनके कुछ साइंटिफिक नाम भी होते हैं। साइंटिफिक नाम मतलब क्या, कि अगर जो हमारे कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं, विब्रियो। ये आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ चीज़ें जो है ना हम क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखते हैं। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को हम विब्रियो भी कहते हैं, विब्रियो उनका नाम है। अगर हम बात करेंगे स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया की, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पाइरलम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइरलम। अगर हम बात करेंगे रॉड की, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की, तो उनको हम कहते हैं बेसिलस। क्या बोलेंगे, बेसिलस। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे स्फेरिकल या राउंड शेप्ड बैक्टीरिया की, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, कोकाई। क्या बोल सकते हैं, कोकाई। अगर केवल एक स्फेरिकल या राउंड शेप्ड बैक्टीरिया है तो उसको हम बोलेंगे कोकस, या अगर बहुत सारे राउंड शेप के बैक्टीरिया हैं तो उनको हम बोलेंगे क्या, कोकाई। ठीक है, ऐसे ही अगर एक रॉड शेप बैक्टीरिया है तो उसको हम बोलेंगे बेसिलम, और अगर बहुत सारे हैं तो उनको हम बोलेंगे, अगर एक है तो उसको हम बोलेंगे बेसिलस, और बहुत सारे तो उनको हम बोलेंगे बेसिलाई। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। हमने कुछ नहीं किया है, जो हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी थी ना बैक्टीरिया की अलग अलग शेप के हिसाब से, उन्हीं कैटेगरीज को नाम दे दिए हैं, साइंटिफिक नाम दे दिए हैं। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को हम विब्रियो कहते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम
बेसिला या बेसिलस कहते हैं, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को हम कोकाई कहते हैं, और स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को हम स्पाइरलम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि कोकाई आर डैश शेप्ड बैक्टीरिया, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई कोकाई कैसे होते हैं, राउंड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। बताया ना मैंने आपको, ये राउंड या स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, कोकाई कहते हैं। तो रॉड, बेसिलस, स्फेरिकल या राउंड कोकाई, स्पाइरल स्पाइरलम, कॉमा विब्रियो। ठीक है, चलो तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल। इनमें से कौन है, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी फंगस, इनमें से ऐसा कौन है जो कि सिर्फ और सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो मुझे तो भाई सबसे सही कौन लग रहा है इसमें, ऑप्शन बी वायरस लग रहा है ना। हमने पढ़ा है कि वायरस क्या होते हैं, वायरस तभी रिप्रोड्यूस करेंगे, वो अपनी कॉपीज तभी बनाएंगे, अपने डीएनए को तभी रेप्लिकेट करेंगे जब वो होस्ट सेल के अंदर होंगे। अगर होस्ट नहीं मिला तो फिर वो एक नॉन लिविंग चीज़ की तरह बिहेव करेंगे। कोई आप बोल सकते हो कि लिविंग सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को वो शो करते ही नहीं है, ना न्यूट्रिशन, ना एक्सक्रीशन, ना रिप्रोडक्शन, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी अगर हम बात करेंगे अमीबा की, बैक्टीरिया की, फंगस की, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि ये होस्ट सेल के बाहर जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो फंगस के लिए मैंने आपको बताया था कि फंगस का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैप और एक होता है स्टॉक। ठीक है, जो कैप है वो अम्ब्रेला शेप्ड भी हो सकता है, और आप बोल सकते हो कि बेसिकली जैसे कि हम बात करेंगे स्टॉक की, ठीक है ना, तो अम्ब्रेला शेप हो या किसी भी शेप का क्यों ना हो, उसका हेड बोल लो, कैप बोल लो, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, रोज प्रेजेंट होती हैं। आया आपको बात समझ में। मैंने आपको क्या बोला कि हमारा जो फंगस होता है उसके बॉडी को हम दो कंपोनेंट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक को हम कैप बोल सकते हैं या हेड बोल सकते हैं, और दूसरे को हम स्टॉक बोल सकते हैं। तो जो कैप होगा या जो हेड होगा वो अम्ब्रेला शेप का भी हो सकता है, यू शेप का भी हो सकता है। ठीक है, और उसमें मेन चीज़ क्या रहती है कि कैप में ना रोज प्रेजेंट होती हैं स्पोर्स की, और यही स्पोर्स हवा में फैल के अलग अलग जगह पे जाते हैं, और जहाँ जाएंगे वहाँ जा कर के उन्हीं वो स्पोर्स बेसिकली जर्मिनेट होते हैं, और उन्हीं के जर्मिनेशन से नया फंगस जो है आता है। स्टॉक के लिए मैंने आपको बताया था कि स्टॉक को बनाने वाले स्टॉक कैसे बनता है, तो बहुत सारे थ्रेड लाइक फिलामेंट्स से बनता है। इन थ्रेड लाइक फिलामेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं, और ये जो नेटवर्क बन जाता है थ्रेड लाइक हाइफी से या थ्रेड लाइक फिलामेंट से, उसे हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, जो हाइफी होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको क्या समझाया था कि हमारे जो फंगस होते हैं उनके पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं है, इसकी वजह से वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, उनको बाहर से ही कहीं अपना फूड ऑब्टेन करना पड़ता है। तो बेसिकली ये जो स्टॉक है ना, तो अगर मैं स्टॉक को थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊँ तो इस स्टॉक में आपको कई सारे ऐसे थ्रेड लाइक फिलामेंट्स दिखाई देंगे जिनको हम कहते हैं हाइफी, और हाइफी का जो डेंस नेटवर्क है उसको हम कहते हैं माइसीलियम। एक जो हाइफी होती है, अगर ये एक हाइफी बनाऊँ, ठीक है, तो इस हाइफी में बाकायदा आपको न्यूक्लियस भी दिखाई देगा, इनमें आपको बाकायदा आप बोल सकते हो कि साइटोप्लाज्म भी दिखाई देंगे। आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों, क्योंकि ये बेसिकली जो हाइफी है ना, ये सेल्स ही होते हैं। ठीक है, बस सेल को आपने क्या किया है, पकड़ के लंबा कर दिया है। तो ये जो हाइफी हैं वो बेसिकली सेल्स ही होते हैं जो कि एक डेंस नेटवर्क बनाते हैं आपस में कंबाइन होकर के, जिसको हम माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, तो स्टॉक को बनाने वाले सेल्स को ही हम हाइफी कहते हैं। तो हाइफी अगर हम बात करें तो इनमें एंजाइम्स भी होते हैं। तो ये क्या करेंगे, हाइफी एंजाइम्स को हवा में रिलीज़ कर देता है, और हवा में जो भी फूड पार्टिकल्स वगैरह जो भी चीज़ें रहती हैं, ये एंजाइम्स आकर के हवा में उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद हाइफी उनको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि कैसे वो एयर से आप बोल सकते हो कि अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये जो हाइफी है ये सेप्टेट भी हो सकता है, एसेप्टेट भी हो सकता है ना। सेप्टेट का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ पार्टीशन दिखाई देंगे, सेप्टा दिखाई देंगे, है ना, तो ये हो गई सेप्टेट हाइफी। या
एक ऐसी हाइफी जहाँ पे आपको कोई भी जो है ना सेप्टेट दिखाई ना दे, कोई पार्टीशन ना दिखाई दे, उसको हम बोलते हैं ए सेप्टेट हाइफी। इतना क्लियर है आप सभी को? तो मुझे लगता है कि सभी को समझ में आया होगा कि कैसे हम फंगस के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। सबसे ऊपर तो हम बोलते हैं कि हेड होता है, फिर स्टॉक होता है। हेड कप शेप भी हो सकता है, अम्ब्रेला शेप भी हो सकता है, या हम बोलते हैं कि कैप शेप भी हो सकता है, बैग लाइक भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। मेन बात यही है कि उनके पास स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे जर्मिनेशन से नए फंगस डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो फंगस है वो बिना होस्ट सेल के अंदर जाए भी रिप्रोड्यूस कर रहा है, नए फंगस बना रहा है। चलो, स्पोर्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब? द माइक्रो फॉर मलेरिया इज़ कैरीड बाय, अभी हमने समझाया था कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम से फैलता है और उसको कैरी कौन करता है? तो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलो, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अ डिसीज इन ह्यूमन बींग्स कॉज्ड बाय अ वायरस। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी डिसेंट्री, ऑप्शन डी कॉलरा। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा वायरस के थ्रू फैलता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा। बाकी जितने भी हैं वो सब बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन? मैच द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गिवन इन द कॉलम 1 टू द ग्रुप टू विच दे बिलोंग इन कॉलम 2। बेसिकली कॉलम 1 में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स दिए गए हैं। ठीक है, आपको बस मिलाना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। तो अगर हम बात करेंगे लैक्टोबैसिलस की, तो लैक्टोबैसिलस क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे कर्ड में, हमारे मिल्क में, है ना। तो लैक्टोबैसिलस क्या है? एक बैक्टीरिया है। तो इसको मैं जोड़ दूंगी किसके साथ? बैक्टीरिया के साथ। फिर इसके बाद में हमारे पास है क्या? एस्परजिलस। थर्ड है हमारे पास क्या? स्पायरोगायरा। लास्ट हमारे पास क्या? पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के बारे में तो हमने अभी पढ़ा है। पैरामीशियम क्या होता है भाई? पैरामीशियम एक प्रोटोजोवन है। तो इसको मैं मिला दूंगी इसके साथ। ठीक है, तो पैरामीशियम का शेप कैसा होता है? स्लिपर लाइक, है ना, चप्पल जैसा, और उसके पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास है एस्परजिलस। तो एस्परजिलस क्या होता है भाई? ये होता है एक फंगस। याद करो, एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाए थे ना कि फंगस के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? पफ बॉल्स हो गए, मशरूम्स हो गए, है ना। और मैंने आपको सभी के बताए थे, एल्गी के बताए थे, प्रोटोजोआ के बताए थे, फंगस के बताए थे, बैक्टीरिया के बताए थे। लास्ट कौन बचा? स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा क्या होता है? एक एल्गी होता है। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का हमारा जो DPQ सेशन है उसका ये है लास्ट सवाल, और इसी क्वेश्चन के साथ में हमारा DPQ सेशन होता है फिनिश। तो आज हमने काफ़ी सारे जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, और हर एक क्वेश्चन के साथ हमने जो भी हमने अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं उनको अच्छी तरीके से हमने रिवाइज़ कर लिया है। तो आज इस सेशन के लिए बस इतना ही। आप क्या करोगे? हर एक क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व किया है, मेरे साथ आप सॉल्व करते जाओगे और उसके जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाओगे कि मैम इस वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर है। भले मैं रिप्लाई ना करूँ, लेकिन मैं देखती ज़रूर हूँ कि कौन से बच्चे जो हैं आंसर्स दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में, कौन नहीं दे रहे हैं। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम अपने इस चैप्टर के कुछ और नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे? हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। तो वहाँ पे आपको उनको देखना होगा काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।